जय हिंद। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल यह घटना है उत्तर प्रदेश राज्य का। उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला पड़ता है कानपुर, और इसी कानपुर का एक थाना लगता है पनकी। पनकी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है गंगागंज, और इसी गंगागंज का कॉलोनी का रहने वाला शंभू सिंह की पत्नी का नाम तारावती। शंभू सिंह के टोटल 2 बेटे हैं, जिसमें से बड़ा बेटा का नाम मोहित सिंह और छोटे बेटा का नाम दीपक सिंह। दीपक जिसकी उम्र है लगभग 28 साल के आसपास। शंभू सिंह की कुछ साल पहले ही मौत हो चुकी है, लेकिन शंभू सिंह जैसे इस दुनिया को छोड़ करके जाता है, उसके घर की पूरी जिम्मेदारी शंभू सिंह के दोनों बेटों पे आ जाती है। इसीलिए अब मोहित अपने घर की जिम्मेदारी को संभालते हुए अपने ही इलाके का एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगता है, और फिर कुछ ही महीनों के बाद उसी कंपनी में अपने छोटे भाई को भी, दीपक को भी लगवा देता है। उसके बाद से मोहित और दीपक अपने मां के साथ बड़ी ही खुशहाल तरीके से जीवन को व्यतीत कर रहे थे। बात मैं कर रहा हूं 13 जनवरी 2023 के रात्रि के समय का। मोहित का पूरा परिवार खाना वाना खा करके सोने की पूरी तैयारी कर रहा था। तभी रात्रि के समय करीब 10 बजे के आसपास दीपक अपने फोन पे बात करते हुए और अपने घर से बाहर निकल जाता है। लेकिन जैसे ही घर से बाहर निकलता है, उसकी मां देख लेती है और अपने बेटे दीपक को टोक लेती है। कहती है, जब तुम खाना खा लिया तो फिर तुझे सोना चाहिए, इतनी रात को तुम कहां जा रहे हो? दीपक कहता है कि मेरे दोस्त ने मुझे फोन किया, शायद उसे कुछ काम है, मैं अभी गया और थोड़ी ही देर में वापस आ जाऊंगा। दीपक तो चला जाता है, लेकिन उसकी मां सोच नहीं पाती और अपने बेटे के इंतजार करने लगती है। इंतजार करते करते लगभग 2-3 घंटे का समय गुजर जाता है। रात्रि का 12-1 बज जाता है, लेकिन दीपक घर वापस नहीं आता है। जैसे ही रात्रि का 12-1 बजता है और दीपक की मां का सब्र का जो बांध होता है वो टूट जाता है, चिंता सताते हुए अपने बेटी मोहित के पास जाती है और कहती है कि दीपक अभी तक घर नहीं लौटा। मोहित जैसे इस तरह की बातें मां से सुनता है, वो भी बहुत टेंशन में आ जाता है और अपने भाई दीपक के फोन पे फोन लगाता है, लेकिन दीपक का नंबर स्विच ऑफ बता रहा था। मोहित परेशान तो हो उठता है उसी क्षण, लेकिन परेशान होकर के भी वो क्या कर पाए और अपने ही घर में अपने भाई दीपक के आने का पूरी रात इंतजार करते रहता है। पूरी रात बीत जाती है, लेकिन दीपक घर वापस नहीं आता है। आखिरकार अगले दिन का सूर्य निकल गया था। 14 जनवरी 2023 के 6 बजे के आसपास मोहित के घर के दरवाजा खूब जोर से खटखटाना शुरू होता है। जैसे ही दरवाजा मोहित खोलता है तो देखता है कि दरवाजे के सामने उसी के पड़ोस का रहने वाला राजू खड़ा हुआ है। राजू जो कि थरथर कांप रहा है और बहुत हड़बड़ाहट में मोहित से कहता है कि मैं बगल के खानी प्लॉट में अपने घर का कचरा फेंकने गया था, वहां पर मुझे एक डेड बॉडी मिला, मुझे लग रहा है कि वह डेड बॉडी शायद दीपक भैया की ही है। राजू जैसे इस तरह की बातें कहता है, मोहित काफी तेजी से नंगे पांव भागते हुए उस प्लॉट में पहुंचता है और देखता है कि वहां पर पहले से कुछ लोग और मौजूद हैं। मोहित जब जाकर के उस डेड बॉडी को देखता है तो उस डेड बॉडी को देख करके वो उसको थरथराने लगता है। दरअसल वो डेड बॉडी किसी और का नहीं बल्कि उसी के भाई, छोटे भाई दीपक का था। जैसे इस बात की सूचना मोहित की मां को मालूम चलता है और रोती बिलखती भागती दौड़ती वहां पे पहुंचती है, अपने बेटे और की डेड बॉडी को गले लगाकर दहाड़े मार करके चीखने चिल्लाने लगती है। तभी मोहित नजदीकी थाने में जाता है और इस बात की सूचना पुलिस वालों को देता है। पुलिस को जैसे इस तरह की सूचना मिलती है, अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पुलिस पहुंचती है, उस डेड बॉडी को चेक करती है। जब पुलिस डेड बॉडी को चेक करती है तो पता चलता है कि दीपक के सर पे किसी पत्थर से बुरी तरीके से कुचल दिया गया है। उसके सर से काफी मात्रा में खून बह चुका था, जिसके कारण उसकी घटनास्थल पे ही मौत हो चुकी थी। पुलिस सबसे पहले उसके डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। फिर इस केस की छानबीन करने के लिए मोहित और उसके मां से पूछताछ करना शुरू करती है। तो मोहित की मां सारी कहानी बता देती है कि रात्रि के करीब 10 बजे के आसपास किसी अपने दोस्त से बात करते हुए घर से निकला था, लेकिन उसके बाद से दोबारा कभी घर ही वापस नहीं हो पाया। पुलिस वहां पे आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ करती है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस के हाथ में कोई सबूत नहीं मिल पाता। पुलिस अब इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले दीपक के मोबाइल का सीडीआर नंबर निकालती है तो चेक करती है तो पता चलता है कि उसमें 13 जनवरी 2023 के रात्रि के 10 बजे के करीब जिस नंबर पे दीपक ने आखिरी बार बातचीत किया था, वो नंबर किसी शशांक के नाम पर रजिस्टर्ड है, और ये शशांक कोई और नहीं बल्कि दीपक का ही पड़ोस का रहने वाला है। इसीलिए पुलिस सबसे पहले शशांक को ही अपने कस्टडी में लेकर के थाने पहुंच जाती है और फिर दीपक की हत्या के बारे में उससे पूछताछ करती है। तो शशांक कहता है कि साहब, दीपक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरा अक्सर उससे बातचीत हुआ करता था, लेकिन उस रात को मैंने उसे फोन किया था, दारू पीने के लिए मैंने बुलाया था, लेकिन जब दीपक वहां पे आया था तो हम 2 ही नहीं थे बल्कि दीपक 3 और दोस्त थे, जिसमें से एक का नाम है जयकी, दूसरे का नाम है जीतू और तीसरे का नाम है सतेंद्र। ये तीनों सगे भाई हैं।
हम सब ने वहां पे बैठ करके दारू शराब पिया, उसके बाद भी सब वापस घर चले गए। मुझे नई जानकारी कि दीपक की हत्या किसने किया। जैसे शशांक इन तीनों का नाम बताता है तो पुलिस इन तीनों को पास पहुंचती है और जैकी, जीतू और सत्येंद्र तीनों से दीपक की हत्या के बारे में पुलिस पूछताछ करती है। ये तीनों भी पुलिस वालों को सेम वही कहानी सुनाते हैं जो शशांक ने सुनाया था। तो पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी अपराधी का कहीं कुछ भी अता पता नहीं चल पाता है। देखते ही देखते लगभग 5 दिन का और समय बीत जाता है, तब जाकर के पुलिस ने अपने खबरियों को भी काम पे लगा देती है। और फिर 19 जनवरी 2023 को खबरी पुलिस थाने में पहुंचता है और कहता है पुलिस वालों से कि साहब, मुझे उड़ते हुए एक खबर मिला है। दरअसल हमारे ही इलाके में रहने वाली एक महिला है जिसका नाम है आशा, जिसकी उम्र है लगभग 34 साल के आसपास। आशा का एक बेटा है जिसका नाम है गोलू, जिसकी उम्र है लगभग 15 साल के आसपास। आप आशा को उठाइए और आशा से पूछताछ कीजिए। आखिरकार पुलिस खबरी के ही तहरीर पे आशा के घर पे पहुंचती है और फिर आशा और उसके बेटे गोलू दोनों को उठा करके अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर आशा से दीपक की हत्या के बारे में उससे पूछताछ करती है। आशा कहती है कि साहब, मैंने दीपक की हत्या नहीं किया है, बल्कि मुझे फंसाया जा रहा है इसमें। लेकिन पुलिस आशा के सामने कुछ ऐसा सबूत पेश कर देती है जिसके वजह से आशा बुरी तरीके से फंस जाती है और फिर आखिरकार मजबूर होकर के अपनी सच्चाई को कबूल कर लेती है। आशा बताती है कि उसके पिता का नाम चंद्रिका सिंह है, चंद्रिका के पत्नी का नाम नीतू बेगम, और चंद्रिका का टोटल 2 बेटे हैं, जिसमें से एक बेटे और एक बेटी, 2 बच्चे हैं। बेटे का नाम दयानंद सिंह और बेटी का नाम आशा है। चंद्रिका जो कि बेहद ही गरीब परिवार से होती है, घर की माली स्थिति सही नहीं होता था, थोड़े ही बहुत पैसे कमाता है वहां पे और बहुत मुश्किल से अपने परिवार को खर्चा चलाते थे। आशा जो कि बचपन से ही पढ़ने में काफी होशियार थी, अपने इलाके से ही वो इंटर तक की 12वीं तक की पढ़ाई की, आगे की पढ़ाई वो करना चाहती थी, लेकिन घर की माली स्थिति देख करके वो पढ़ाई छोड़ दी थी। आशा जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन चंद्रिका जब अपनी बेटी की बढ़ती उम्र को देखता है, चंद्रिका को कहीं ना कहीं चिंता सताने लगता है और फिर अपनी बेटी की शादी करने के लिए एक लड़के की तलाश करना शुरू कर देता है। और आखिरकार चंद्रिका की यह तलाश भी बहुत ही जल्द पूरी हो जाती है। इसी गंगागंज इलाके के रहने वाला बाबू सिंह मिल जाता है। बाबू सिंह वैसे तो रहने वाला बरगरिया का है, वहां से टोटल 3 भाई है वो, जिसमें सबसे बड़ा बाबू सिंह है। बाबू सिंह गंगागंज में अकेले रहता है, उसका पूरा परिवार औरैया में रहता है। बाबू सिंह जो कि फेरी का काम किया करता था, चटाई दरी बेचता था, ठीक ठाक पैसे भी कमा लेता था। चंद्रिका जब बाबू सिंह को देखता है, बाबू सिंह कहीं ना कहीं चंद्रिका को पसंद आ जाता है और फिर अपनी बेटी आशा की शादी बाबू सिंह से तय कर देता है। आशा जब बाबू सिंह से शादी करके गंगागंज में अपने पति के पास पहुंचती है, अपने पति के पास खुशहाल तरीके से रहती थी। बहुत ही देखते देखते कुछ समय गुजर जाता है। इन 5 साल का समय गुजरता है। बाबू सिंह का एक बेटा हो जाता है जिसका नाम गोलू रखता है। लेकिन जैसे ही बच्चा इस दुनिया में आता है, बाबू सिंह का घर का खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए आशा अपने पति का हाथ बटाने के लिए अपने ही घर के सामने दरी बेचने का एक दुकान लगा लेती है। पहले तो दुकान नहीं चलता था, लेकिन धीरे धीरे कुछ पैसे कमाने लगती है। इतना पैसा जरूर कमा लेती थी कि जिससे अपने बच्चे के बेहतर तरीके से परवरिश कर सकती थी। देखते ही देखते कुछ समय और गुजरता है कि अचानक ही बाबू सिंह की एक ऐसी बीमारी हो जाती है जिसके कारण बाबू सिंह की मौत हो जाती है। बाबू सिंह जैसे इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है, आशा की बहुत ही बुरी स्थिति हो जाती है। इसीलिए आशा अपने घर की जिम्मेदारी को संभालते हुए अपने बच्चे की परवरिश करने के लिए अब उस दुकान को अपने ही इलाके से मार्केट में ले जाकर के लगाती है। मार्केट में जैसे दुकान ले जाती है, कितना ठीक ठाक वहां पैसे भी कमाती है, अपने बच्चे को बेहतर तरीके से परवरिश करने लगती है। इधर दीपक जो कि 28 साल का कुंवारा लड़का कंपनी में नौकरी करता था, ठीक ठाक पैसे भी कमा लेता था, लेकिन अपने दोस्तों के साथ बन ठन करके घूमा करता था। अपने इलाके में काफी दबंगई भी दिखाता था। अपने दोस्तों के साथ अक्सर बैठ करके दारू शराब भी पिया करता था। अपने इलाके में दीपक का अच्छा खासा नाम भी चलता था। आशा को जब भी कोई परेशान वगैरह करता तो आशा दीपक से ही जाकर के मदद मांगती थी और दीपक भी बिना कुछ आगे पीछे सोचे हुए आशा की हर तरह से मदद करना शुरू कर देता है। दीपक जो कि आशा से लगभग 6 साल कम उम्र का था, इसीलिए आशा को भाभी कह करके बुलाता है। जैसे भाभी और देवर का रिश्ता बन जाता है, इस रिश्ते की वजह से ही दीपक कभी कभार आशा से हंसी मजाक भी कर लिया करता था। लेकिन हंसी मजाक करते करते आशा और दीपक दोनों एक दूसरे के करीब कब आ जाते हैं दोनों को ही नहीं पता चलता है और आखिरकार एक दिन आशा और दीपक के बीच में संबंध बन जाता है।
जब शारीरिक संबंध बन जाता है, एक बार इस सिलसिला शुरू होता है तो उसके बाद कभी ये रुकने का नाम ही नहीं लेता। इधर आशा का बेटा गोलू लगभग 15 साल का तब तक हो जाता है। इसके बाद से गोलू ही मार्केट में दुकान चलाने लगता है, आशा घर पे रहने लगती है। इस कारण से दीपक को आशा से मुलाकात करने में थोड़ी कोई परेशानी ही नहीं होती थी। दीपक अक्सर आशा के घर पे ही जाया करता था और उसके घर पे ही मुलाकात करता और फिर आशा के घर में ही दीपक और आशा के बीच में शारीरिक संबंध बना करता था। इस सिलसिला पिछले कई महीनों से चल ही रहा था, लेकिन इस बात की जानकारी आशा के बेटे गोलू को भी पता चल जाता है। लेकिन आस पड़ोस के लोगों को यह पता चल जाता है। गोलू जब भी अपने दोस्तों के साथ में बैठता है तो इसी बात को लेकर के उसके दोस्त लोग गोलू को काफी चिढ़ाने लगते थे कि दीपक तुम्हारे माँ के साथ क्या रिश्ता है। गोलू जब इस तरह की बातें सुनकर के उसे बुरा तो लगता ही था, लेकिन उसे लगता कि शायद उसका दोस्त सब कुछ झूठ ही बोल रहा है। लेकिन बार बार उसको जब दोस्त उसको परेशान करने लगते हैं, गोलू का भी कहीं ना कहीं दिमाग ठनक जाता है। उसके बाद फिर अपने माँ की सच्चाई जानने के लिए अपनी माँ के फिराक में ही लग जाता है और आखिरकार एक दिन गोलू दीपक और उसके माँ को उसी के घर में रंगे हाथ ही पकड़ लेता है। जैसे ही घर के दरवाजे पे जाता है, घर का दरवाजा बंद होता है। खिड़की के माध्यम से जब आंखें अंदर झांकता है तो अपनी माँ और दीपक को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। जैसे इस तरह की नजारा देखता है, गोलू के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। गोलू को गुस्सा उसी क्षण आता है, लेकिन चाह करके भी वो अपनी माँ के साथ कुछ कर नहीं पाता है और उसी गुस्से में गोलू अपनी मामा दयानंद के पास जाता है और फिर दयानंद से दीपक और अपनी माँ के शारीरिक संबंध के बारे में बता देता है। जैसे ही सारी सच्चाई दयानंद को पता चलता है, वो भी काफी गुस्से में आ जाता है और अपने बहन के घर आता है और अपने बहन को काफी समझाने की प्रयास करता है। लेकिन अपने बहन को वो उसके बेटे के वास्ता देता है और कहता है कि जो भी कुछ हरकत कर रही हो सारी हरकतें छोड़ दो तुम, वरना तेरा बेटा का कैरियर हमेशा के लिए बर्बाद हो सकता है। तेरा बेटा एरिया में कहीं शकल दिखाने लायक नहीं रहेगा। जैसे ही दयानंद आशा को उसके बेटे का वास्ता देता है, आशा के भी आंखों में चमक सी एक आती है और उसे भी एहसास होता है कि शायद वो गलत कर रही है। अपने बेटे और अपने भाई से माफी मांगती है और हाथ जोड़ करके कहती है कि आइंदा से मैं कभी भी दीपक से मुलाकात नहीं करूंगी। 2 दिन का जब समय गुजर जाता है, आशा से जब मुलाकात दीपक से नहीं करती है तो आशा सारी सच्चाई दीपक से बता देती है कि मेरे बेटे और मेरे भाई को हम दोनों के बीच की सारी संबंध की सच्चाई पता चल चुकी है। लेकिन दीपक के ऊपर आशिकी का भूत इस तरीके से सवार था कि आशा की एक भी बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं था। आशा के साथ में उसी के घर में जबरदस्ती करने लगता था। आशा जब नहीं तैयार होती तो आशा को ब्लैकमेल करने लगता था, उससे पैसे मांगता और कहता कि अगर मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं तेरी इज्जत इस इलाके में धज्जियां उड़ा दूंगा। जैसे दीपक इस तरह की बातें किया करता था, आशा भी कहीं ना कहीं मजबूर हो जाती है और अपने आप को दीपक के हवाले सौंप देती थी खुद को। उसके बाद दीपक जब भी जाता, आशा के मर्जी के खिलाफ आशा से जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता और जब इस तरह के सिलसिला चल ही रहा था, आशा को काफी गुस्सा और डर भी सताने लगता है। अब सोचती है दोबारा इस बेटे को अगर पता चलेगा तो बहुत ही मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जब वो तंग आ जाती है, एक दिन आशा यह सारी सच्चाई अपने भाई दयानंद से बताती है कि दीपक मेरे घर पे जबरदस्ती आता है और मेरे साथ में जबरदस्ती करता है। जब मैं नहीं मानती हूँ उसकी बात को तो वो मुझे धमकी देने लगता है और ब्लैकमेल करता है। दयानंद से जैसे इस तरह की बातें कहती है, दयानंद भी सोचने लगता है कि दीपक को सबक सिखाना ही पड़ेगा। दयानंद अपनी बहन आशा के घर पे जाता है और फिर दीपक को इस दुनिया से हटाने का एक षड्यंत्र बना देता है और इस षड्यंत्र में अपने बहन आशा और अपने भांजा गोलू को भी शामिल कर लेता है। और इसी षड्यंत्र के तहत दयानंद सबसे पहले दीपक के जितने भी दोस्त थे, शशांक, जैकी, जीतू और सतेंद्र, इन सब से दोस्ती करता है। इसके सबके साथ उठना बैठना शुरू कर देता है। इन सब के साथ दारू भी पीने लगता है। लेकिन इन सबसे जब बेहतर दोस्ती हो जाती है, 13 जनवरी 2023 को दयानंद से शशांक के नंबर पे फोन करता है और उसे दारू पीने की बात करता है और खाली प्लॉट पे मिलने के लिए बुलाता है। इधर शशांक जब दयानंद से मिलने के लिए जाता है तो दारू पीने की बात दीपक के तीनों दोस्त जैकी, जीतू और सतेंद्र से भी कह देता है। तीनों भी वहां पे पहुंच जाते हैं। लेकिन दयानंद जैसे खाली प्लॉट में दारू लेकर के जाता है, वहां पर दीपक भी पहुंच जाता है। इसलिए दयानंद शशांक से कहता है कि अपने दोस्त दीपक को भी बुला लो। अब वहां पे कुछ नहीं सोचता, शशांक रात्रि के 10 बजे के आसपास दीपक के नंबर पे कॉल करता है और कहता है कि तुम दारू की पार्टी चल रहा, तुम अगर पीना है तो तुम खाली प्लॉट में पहुंच जाओ। दीपक भी रात्रि के 10 बजे के आसपास ही अपने घर से निकल जाता है और खाली प्लॉट में पहुंच जाता है। वहां पे सब बैठ करके जम करके दारू पी रहे थे। लेकिन दयानंद इधर अपने षड्यंत्र के तहत अपनी बहन और अपने भांजे को रास्ते की झाड़ियों में ही ठहरने के लिए बोल देता था
और रात्रि के करीब 11 बजे के आसपास जब सब दारू वारू पी करके अपने घर के लिए निकलना शुरू करते हैं, दीपक भी जब वहां पर से निकलता है, इसी षड्यंत्र के तहत जैसे सुनसान रास्ते पे वो पहुंचता है, दयानंद, उसकी बहन आशा और उसका भांजा गोलू, ये तीनों दीपक को पकड़ लेते हैं और बुरी तरीके से पिटाई करते हैं और फिर एक पत्थर से दीपक के सर को बुरी तरीके से कुचल देते हैं, जिसके कारण दीपक की वहीं पे मौत हो जाती है। दीपक का साथ में जब पिटाई करते